प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में। वन डे ग्राफ जनित बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंटरमीडिएट और आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर, इसकी सिद्धांत, इसकी संरचना, इसकी क्रियाविधि और इसके उपयोग के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे वन डे ग्राफ जनित, वन डे ग्राफ इसको कहते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर। जनित्र को इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। तो इसका आविष्कार, वन डे ग्राफ जनरेटर का आविष्कार सन 1931 ईस्वी में स्वयं वन डे ग्राफ ने किया था। किस उद्देश्य से किया था, इसको बनाने का क्या उद्देश्य था? तो इसकी सहायता से, वन डे ग्राफ जनरेटर की सहायता से धन आवेशित कणों या आयनों को 10 to the power 4 वोल्ट यानी 10⁴ वोल्ट विभवांतर से, विभव से त्वरित किया जा सकता है। वन डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग करके धन आवेशित कणों को 10⁴ वोल्ट की विभव से त्वरित किया जा सकता है। यह इसका उपयोग था। इसी उपयोग के लिए वन डे ग्राफ जनरेटर ने सन 1931 ईस्वी में इस जनरेटर का निर्माण किया। इसी कारण इसका नाम वन डे ग्राफ जनित या वन डे ग्राफ जनरेटर पड़ा। वन डे ग्राफ जनरेटर दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। अब इसके सिद्धांत पर आते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। तो यह मशीन दो सिद्धांतों पर आधारित है। वन डे ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है वह दो सिद्धांतों पर आधारित है। एग्जाम में ये बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है कि वन डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत जरा देखें, किसी आवेशित चालक से, पहला जो सिद्धांत है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जैसे देखिए यह कोई एक चालक है, यह एक कोई कंडक्टर है, कोई एक चालक है। तो कह रहा है इस चालक से वैद्युत विसर्जन, इस चालक से जो वैद्युत विसर्जन वायु में होगा, तो कहा कि इसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता के तौर पर होता है। अब जैसे देखिए यहां पर यह सिरा नुकीला नहीं है, इसका नुकीला सिरा यहां पर है। तो कह रहा है कि आवेश का वैद्युत विसर्जन सर्वाधिक कहां से होगा? तो कहा कि यहां से नहीं होगा, इसके नुकीले सिरे से सर्वाधिक रूप से होता है। पहला सिद्धांत यह हुआ। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि खोखले चालक का, ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या है, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। जैसे देखेंगे कि ये मार्कर खोखला है, जब इसको हम आवेशित करेंगे तो आवेश कहां पर विद्यमान होगा? कहा कि इसके बाहरी सिरे पर विद्यमान होगा, इसके भीतरी सिरे पर आवेश नहीं रहता है। किसी भी खोखले चालक के बाहरी सिरे पर ही चार्ज मींस आवेश रहता है। तो दूसरा जो सिद्धांत था कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो ये था वन डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल। अब आती है इसके कंस्ट्रक्शन में संरचना पर। तो वन डे ग्राफ का कंस्ट्रक्शन क्या है, संरचना क्या है, तो आप चित्र में यहां पर देख सकते हैं। एग्जाम में अगर आ जाता है कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और लिखना कहां से शुरू करेंगे? यहां से लिखना शुरू करेंगे कि इसमें धातु का एक बड़ा गोला, इसमें धातु का एक बड़ा खोखला गोला यश होता है। यह जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है, इसका नाम रखा गया है यश। ये कहां पर आता है? तो ये क्या है, धातु का एक बड़ा खोखला गोला
दो अचालक स्टैंडों ए व बी पर स्थित रहता है। यहां पर जरा देखिए, ये दो अचालक स्तंभ है, तो अचालक स्टैंड यानी मीन्स इंसुलेटर स्टैंड है। यहां पर दो अचालक स्टैंडों ए और बी पर एक धातु का खोखला गोला यश विद्यमान रहता है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद लिखेंगे कि इसमें दो घिरनियां, इसमें दो घिरनी देखेंगे, ये घिरनी यहां पर है, इसको पुली कहते हैं, घिरनी P1 है, यहां पर घिरनी P2 है। तो इसमें दो घिरनी P1 व P2 लगी होती है, जिस पर, ये दोनों घिरनियों की ऊपर, जिस पर एक सिरेहीन बेल्ट, यहां पर याद देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, जिस पर एक सिरेहीन बेल्ट लगी रहती है। मीन्स अब देखेंगे क्या है कि इन घिरनियों के ऊपर से एक सिरेहीन का मतलब क्या होता है, एंडलेस बेल्ट, मीन्स उसका कोई और छोर नहीं रहेगा। आप देखे होंगे कि जो छोटे छोटे मोटर चलाई जाती हैं उस पर एक बेल्ट लगा रहता है, उसी जैसा बेल्ट यहाँ पर भी है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिरेहीन बेल्ट। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, कंघा C1 है और यहाँ पर कंघा C2 है। तो कंघा मीन्स काम्ब C1 और काम्ब C2। फिर उसके बाद जब देखेंगे बेल्ट के बारे में लिख लेंगे, तो उसके बाद कहां पर आपको लिखना है कि इसमें दो कंघे C1 व C2 लगे रहते हैं। कंघे C1 का संपर्क बेल्ट के निचले सिरे से होता है और यह कंघा एक डीसी बोल्ट के उच्च विभव से जुड़ा होता है। यहां पर जो डीसी बोल्ट है ये लगभग 10⁴ वोल्ट के आसपास इसका जो वोल्टेज रहेगा 10⁴ वोल्ट के आसपास। यहाँ पर डीसी क्या है, यहाँ पर डीसी सोर्स, यानी यहाँ पर जो यह आवेश सोर्स है वह डीसी वोल्ट देगा और कितने वोल्ट तक का यहाँ से आवेश देगा, 10⁴ वोल्ट के आसपास तक का यहाँ पर आवेश देगा। मीन्स यहाँ पर जो आवेशित कण रहेंगे वो कितने वोल्ट के आसपास रहेंगे, उनका जो पोटेंशियल है, उनका जो विभव है वह 10⁴ वोल्ट के आसपास का रहेगा। और कंघा C2 का संपर्क बेल्ट के ऊपरी सिरे से रहता है और यह कंघा C2 एक चालक तार के माध्यम से इस धातु के गोले यश से जुड़ा रहता है। यह धातु का गोला यश है और कंघा C2 धातु कोई गोले यश से जुड़ा रहता है। पुली P1 को, घिरनी P1 को चलाने के लिए एक वैद्युत मोटर लगा रहता है। यहां पर जैसे देखेंगे ये मोटर है, जब ये मोटर को ऑन करेंगे तो ये मोटर का पुली घूमने लगेगा। यहाँ पर भी एक बेल्ट लगा हुआ है, यह बेल्ट इस पुली को घुमाने लगेगा, जिसके कारण से ये पुली P1 और P2 इस बेल्ट की सहायता से घूमने लगेंगे। अब देखिए सिद्धांत अब क्या कहता है, कह रहा है कि यह जो डीसी सोर्स है वह 10⁴ वोल्ट पर काम कर रहा है, तो इससे जो भी आवेश निकलेगा उसका जो विभव होगा वह 10⁴ वोल्ट होगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो कंघा है ये धातु का बना हुआ कंघा है, मेटल का बना हुआ, कंडक्टर का बना हुआ कंघा है। तो अब यहाँ पर पहला सिद्धांत काम करना शुरू कर जाएगा। पहला सिद्धांत क्या था कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो धन आवेश है इस कंघी पर पहुंचेगा तो कंघी के नुकीले सिरे से उसका वैद्युत विसर्जन होने लगेगा। कहां पर, इस बेल्ट पर होने लगेगा और यह बेल्ट लगातार घूम रहा है। तो ये जो धन आवेश है इस बेल्ट की सहायता से ऐसे ऊपर जाएगा और कंघी C2 द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर से एक बार समझे, यहाँ पर जो धन आवेश है वह डीसी सोर्स से मिलेगा, उसका पोटेंशियल लगभग 10⁴ वोल्ट का रहेगा और यहां से इस आवेश का वैद्युत विसर्जन इसके नुकीले सिरे से इस बेल्ट पर हो जाएगा। और चूंकि बेल्ट क्या कर रहा है, रन कर रहा है, बेल्ट लगातार चल रहा है, इसलिए यहां से धन आवेश कंघे C2 तक पहुंचेगा और कंघा C2 चूंकि इस बेल्ट से सटा हुआ है
इसलिए इन धन आवेशित कणों को यह क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा और इस कंघी से यहां पर क्या है, एक कंडक्टर, एक चालक तार जुड़ा हुआ है जिसका संपर्क धातु के गोले यश से है। इस तरह से ये सभी आवेश धातु के गोले पर आ जाएंगे। जैसे देखेंगे ये सभी धन आवेश धातु के गोले यश पर धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से यह धातु का जो खोखला गोला है इसके बाहरी पृष्ठ पर, आप देखेंगे यहां पर क्या है, दूसरा सिद्धांत कार्य करेगा कि खोखली चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। कंघी C2 से जो आवेश कलेक्ट हुए वो धातु के बड़े गोले यश पर चले गए और वे आवेश इसके भीतरी सतह पर नहीं रहेंगे, इसके बाहरी सतह पर रहेंगे, क्योंकि यही हमारा सिद्धांत 2 कहता है। अब इस तरह से यहां पर देखेंगे जो धन आवेश है लगातार इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जितना आवेश यहां से कंघी C1 से इस बेल्ट पर आएगा उतना ही आवेश यहां कंघी C2 द्वारा कलेक्ट होकर इस धातु के गोले पर पहुंचता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब इस पर आवेश बहुत ज्यादा हो जाता है, धातु के गोले पर आवेश बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस अवस्था में जो आवेशित कण हैं वे वायु में विसर्जित होने लगते हैं। तो उस अवस्था में इस धातु के गोले पर जो आवेश पहुंचने की दर है वह धातु के गोले से आवेश के विसर्जन की दर के बराबर हो जाता है। तो यहां पर इस संरचना आप लिख लेंगे, संरचना के साथ साथ इसकी क्रिया विधि भी आप लिख लेंगे। इसके बाद अब देखेंगे यहां पर क्या है, विसर्जन, वैद्युत विसर्जन को, धातु के गोले से वैद्युत आवेश के विसर्जन को रोकने के लिए इस संपूर्ण उपकरण को, इस पूरे उपकरण को बहुत अधिक दाब वाले एक चैम्बर में, बहुत अधिक वायु दाब वाले एक चैम्बर में रखा जाता है, एक कक्ष में रखा जाता है, या कह सकते हैं कि एक डिब्बे में बंद करके इसको रखा जाता है, जिसमें कि वायु दाब बहुत अधिक रहे। वायु दाब अधिक होने के कारण आवेशों का जो वैद्युत विसर्जन है वायु में वह बहुत कम हो जाता है, और वैद्युत विसर्जन कम करने के लिए इस पूरे उपकरण का संपर्क पृथ्वी से भी कर दिया जाता है। तो ये रहा इसका सिद्धांत, इसकी संरचना, इसकी क्रियाविधि, इसका उपयोग। अब लास्ट में इसका उपयोग लिखेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो लास्ट में इसका उपयोग लिखेंगे, और नहीं तो आप भी उपयोग जानिए इसका क्या है। इसका उपयोग धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वान डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग कहां किया जाता है, धन आवेशित कणों को। देखेंगे एग्जाम में इसमें ऑप्शन आता है कि वान डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग ऋण आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है, धन आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है, उदासीन कणों को त्वरित करने के लिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, धन आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा।